डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नादरीन को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज हम साउथ एशिया की इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस पर बात करेंगे। इसका क्या रीज़न है और इसका असर हमारे मुल्क पे, मतलब भारत पे क्या हो सकता है। आज हमने जिन मेहमानों को मधु किया है अपने डिस्कशन में, उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर सलाउद्दीन अय्यूब साहब हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में और इंडिया की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ में ये काम कर चुके हैं। डॉक्टर हिलाल अहमद हैं, ये हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। ये प्रोफेसर साहब JNM PG कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर ये प्रोफेसर हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इनके अंडर में काफ़ी लोग रिसर्च कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इनके काफ़ी सब्जेक्ट के पेपर पब्लिश हो चुके हैं। और हमारे साथ दिल्ली से ही एक साहब और जुड़ रहे हैं, सुधीर मुशरान साहब। ये इकोनॉमिस्ट हैं और बैंकर भी रह चुके हैं, ये बहुत ही सीनियर पोजीशन पे रह चुके हैं। और मस्कत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाइक रजा साहब, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एनालिस्ट हैं। मैं आप तमाम लोगों का अपने चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं फाइक रजा साहब आपके पास जाऊंगा। ये बताइए कि ये शुरुआत जो क्राइसिस की हुई है, श्रीलंका से हुई है, ये इसका क्या रीजन है और अचानक श्रीलंका कैसे बिखर गया? आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। असल में गौहर भाई बात यह है कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस कोई भी आती है तो वो थ्रू द फेजेस होती है। तो 2010 से जो है वो साउथ एशिया में, खास तौर पर श्रीलंका में ये गड़बड़ सड़बड़ शुरू था। और जब से ये इनकी सरकार आई, पस्के साहब की, तो इन्हीं ने बहुत से इकोनॉमिक जो थी वो चेंजेस किए। फॉर एग्जांपल, इन्हीं ने सब जो था वो शुरू कर दिया कि सब ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, उसके लिए सब्सिडीज देना शुरू की, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी शुरू की। लेकिन प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ, तो जब प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो दाम बढ़ने लगे। फिर इकोनॉमिक मिस मैनेजमेंट बहुत इनका हुआ है। इनका जो आप समझिए एक्सटर्नल डेप्ट है वो 2019 में या 2018 में जो 42% ऑफ द GDP था, वो अब 119% ऑफ द GDP हो गया। और जब इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो जब कोई नई सरकार आती है तो सो कॉल्ड जो फ्रीबीज करती है। इन्हीं ने कहा था हम टैक्सेस कम कर देंगे, तो इन्हीं ने बहुत से टैक्सेस कम कर दिए, जिसमें इन्हीं ने जो है वो अपना जो हमारे यहाँ भी लगता है वो टैक्स कहलाता है, वो भी इन्हीं ने कम किया। तो उसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर जो था वो तो वैसे ही रहा, इनकम कम हो गई। तो उसको बराबर करने के लिए श्रीलंकन सेंट्रल बैंक जो था नोट छापना शुरू कर दिया ज्यादा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ गया, जबकि IMF ने मना किया कि आप ऐसा मत कीजिए। तो वो 1 2 3 4 चीजें करके जो था वो इनका बिल्कुल ही मतलब तबाही के कगार पे जब ये आ गए, तब इन्हीं ने जो था वो जब संभलने की कोशिश की, तो जाहिर है हर आदमी के पास वहां पे खाने को नहीं है, हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं, जो चीज खाने की होती है वो तो नहीं है ही है, लोगों का नौकरियां नहीं है। अब हम लोग ये समझते हैं ज्यादातर कि चाइना के डेप्ट की वजह से ये फंस गए, इसलिए कि चाइना जो है वो इनके करीब काफी आया। और एक चीज ये याद रखिए कि जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो हम हिंदुस्तान को खौफियाते रहे, वो सब चाइना के दम पे ही करते हैं। एक जमाने में नेपाल था, उसके बाद ये भी आया, लेकिन इनका चाइना का डेप्ट जो है वो सारा जो इनका इंटरनेशनल डेप्ट है उसका कुल 10% है। तो इनका जो कोई मिसमैनेजमेंट वाला हिसाब किताब था और फॉरेन डेप्ट थे वो बढ़ते चले गए, और जो इनके रिजर्व थे वो गिरते चले गए, पैसा डाउन हो गया इनका। और उसके बाद इन्हीं ने जो सबसे बड़ी इनके साथ प्रॉब्लम आई, सभी के साथ आई, वो ये कि इनके तो जो श्रीलंका का हिसाब किताब है 2 T's पे चलता है। एक टी चाय, जो ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं, दूसरे टूरिज्म। तो अब टूरिज्म और चाय में प्रॉब्लम ये आई कि 2019 में जो इनका ईस्टर बॉम्बिंग हुई, ईस्टर के दिन में, उसपे जो था वो सारी टूरिज्म को बहुत असर पड़ा। और ये जो है ये इनका थोड़ा सा शिफ्ट टूवर्ड्स जो है वो राइटिस्ट इस सरकार का रहा, कि जो वहां के ऊपर सिनहलीज है, सिनहलीज में जो ज्यादा बुद्धिस्ट स्ट्रांग है,
उनकी लॉबी को इन्हें अच्छा करने के लिए जो था बहुत सी चीजें ऐसी की, जिसका नतीजा जो था वो ये बॉम्बिंग हुई। और उसके बाद जब कोविड आया तो टूरिज्म भी खत्म हो गई। तो जब टूरिज्म भी खत्म हो गई और इनके पास प्रोडक्शन भी नहीं है, तो पब्लिक जो है वो क्या करे। तो पब्लिक को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो यही थी कि जो आपने जितनी भी चीजें की, फिर जो इनकी सरकार है उसमें ज्यादातर मेरे ख्याल से इनके रिश्तेदार ही जो है वो सब लोग उसमें मंत्री मंत्री बने बैठे हुए, जिनको अब इन्हें हटाना शुरू किया है। आईएमएफ से लोन मांगा, जो लोन है उसका अदा नहीं कर पा रहे थे, अब तक ये बड़े सही लोन अदा कर रहे थे। तो आईएमएफ ने भी इनको होशियार किया। लेकिन इनकी जो नई पॉलिसी नहीं लाना चाहिए थी कि हम यहाँ के ऊपर पहली जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का नेशन बन जाएंगे, उसमें कामयाब नहीं हुए, तो वो सब टूट गया। उसके बाद जो इनका इनकम का नुकसान हुआ बाहर से भी और जो मुल्क के अंदर से भी, उसमें इनको संभालने में इतनी मुश्किल हो गई कि अब आप समझिए कि 1.9 बिलियन डॉलर का इनके पास जो फॉरेन रिजर्व है मार्च में, और इनके ऊपर कर्जा जो है वो 4 बिलियन डॉलर का। तो कर्जा जो आपको अदा करना है उसका आधा ही पैसा आपके पास है। तो दिस इज ऑल, मतलब वो वन बाय वन जो चीज होती है वो इनके ऊपर बढ़ती चली गई। और हम लोगों को ये चीज देखना चाहिए कि यही चीज जो है ये नेपाल के साथ भी की है उन्हीं ने। चाइना ने वहां के ऊपर जो है खूब उनको वो दिया है। और अब जब ये श्रीलंका चाह रहा है कि जो फॉरेन इनको इन्वेस्टमेंट है रिटर्न करने हैं जिन लोगों को पैसे, तो उनसे अब ये टाइम मांग रहे हैं, तो वो टाइम दे नहीं रहे हैं। और एक चाइना का ही डेलीगेशन इंडिया आया था, उसको उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी जो हम हिंदुस्तानियों को भी ख्याल करने वाली है। उन्हीं ने कहा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है कहीं भी किसी भी मुल्क में, तो वो जैसे एक एक चिड़िया आकर के बैठती है ना, एक चिड़िया आएगी थोड़ा दिन रहेगी फिर दूसरी चिड़िया आएगी, ऐसे आती है। और उसके बाद चिड़िया बहुत सी आ जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाता है। मगर जब उड़ता है तो जैसे पूरी फुर्र से सारी चिड़िया उड़ जाती हैं, उसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारा निकल जाता है। यही हाल बिल्कुल इस वक्त वहां का हो रहा है। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से इसको संभालेंगे। बहुत बहुत कोशिश कर रहे शुक्रिया, हैं, वो बहुत बहुत कोशिश कर शुक्रिया रहे हैं, फाइज साहब। लेकिन हमको भी बहुत होशियार रहना है, हिंदुस्तान को भी। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी बहुत है, और ऐसा हमारे पास फॉरेन डेट भी नहीं है। मैं अब डॉक्टर सलाउद्दीन अयूब साहब के पास जाऊंगा। इसका ये पूरा जो आप देख रहे हैं, नेपाल है, पाकिस्तान है, वहां पर क्राइसिस उनके भी दरवाजे पे पहुंच चुका है। तो डॉक्टर साहब कैसा देख रहे हैं, क्या हमारे मुल्क में इसका असर होगा? कैसा देख रहे हैं इसको आप? श्रीलंका के क्राइसिस का असर हिंदुस्तान पे बहुत ज्यादा उस तौर पे नहीं महसूस होता है। अलबत्ता यह है कि असल में हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी बड़ी और इतनी डाइवर्सिफाइड है कि हम उस एक पर्टिकुलर ट्रेड लेन पे हमारा इम्पैक्ट आ सकता है कि हम श्रीलंका हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। अगर यूएई के साथ कुछ होता या यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ होता या चाइना के साथ कुछ होता, जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, अगर उनकी इकोनॉमीज में कुछ इस तरह का क्राइसिस आता तो वो हम पे ज्यादा असरअंदाज होता। लेकिन श्रीलंका चूंकि, हाँ जरूर हमारा अच्छा खासा, उनके लिए हम बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे ग्लोबल ट्रेड में उनका बहुत ज्यादा शेयर नहीं है। अलबत्ता यह है कि हमें एक कमजोर नेबर जहाँ पे इकोनॉमी क्राइसिस में है, उससे फिर हमें ट्रेड करने में ऑफ कोर्स हमारे ऊपर इम्पैक्ट इस तरह का पड़ेगा कि जैसे इंडिया ने अभी उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दी है और प्लस और भी सपोर्ट करने के लिए वो लोन्स देने की और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कर रहे हैं। तो उस तौर पे हमारी तरफ से फंड्स उनकी तरफ जाएंगे, और अगर क्राइसिस बढ़ता है तो पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से उस रीजन पे जो इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका एक खदशा रहेगा। और बहुत सीवियर केस में माइग्रेशन वगैरह के भी इम्पैक्ट आ सकता है। प्लस श्रीलंका ने अभी इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गोल्डन वीजा पॉलिसी अभी लेकर आए हैं वो, जहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप $1 लाख हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए तो हम आपको 10 साल का वीजा दे देंगे, और अगर आप 75,000 $75,000 अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ वहाँ पे फ्लैट या कुछ इस तरीके का ले लेते हैं तो हम आपको 5 साल का वीजा फ्री कर देंगे। तो इस तरह की सूरत में हो सकता है कि कुछ इंडिया से इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जाए, खासकर जो साउदर्न रीजन है वहाँ का कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जाए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। अलबत्ता हिंदुस्तान पे, क्योंकि हिंदुस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमी है और फूटिंग्स इतने स्ट्रांग है, डाइवर्सिफाइड है,
तो इस तरह का कोई खास इम्पैक्ट अभी नजर नहीं आ रहा है हिंदुस्तान के ऊपर इस क्राइसिस का। अब साहब, ये हमारे दरवाजे पे नेपाल और अपना पाकिस्तान है, यहाँ तक तो वो ये क्राइसिस तकरीबन उनको दस्तक दे रहा है उनके दरवाजे। असल में ये मुल्क जो है श्रीलंका को अगर नेचर ऑफ द इकोनॉमी देखा जाए तो एक चीज आप ये देखेंगे कि जैसा कि फायक रजा साहब ने बहुत अच्छे अंदाज से उसको एक्सप्लेन किया कि वो इकोनॉमी जो है वो बहुत लिमिटेड चीजों पे डिपेंडेंट है। टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है और कोविड की वजह से वो टूरिज्म पूरा ब्रेक हुआ तो वो उनकी इकोनॉमी काफी डैमेज हुई। फिर फॉरेन रेमिटेंसेस काफी आते हैं वहां पर, तो वो मुतासिर हुआ। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान की मईशत जो है ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, आपके बहुत सारे सेक्टर्स है। हमारा टूरिज्म सेक्टर आज की डेट में अगर मैं बताऊं, हिंदुस्तान का टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे तकरीबन हम एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि रेवेन्यू जो जनरेट करते थे हम टूरिज्म से अराउंड $30 बिलियन का कोविड से पहले, जो कि नीचे आकर तकरीबन $7-8 बिलियन तक के चला गया। और अब इस साल में वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। और इंटरनेशनल एजेंसीज ये बोल रही हैं कि हम प्री कोविड टाइम तक आने में हमें तकरीबन 5 साल में हम उसका हाफ तक पहुंच पाएंगे, यानी 2025 में के बाद ही कहीं जाके हम 27 के बाद ही कहीं जाके हम प्री कोविड टाइम तक के पहुंच पाएंगे जितना टूरिज्म का एक्सपोर्ट इंडिया का था। तो टूरिज्म इंडिया का भी डाउन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो हमारा आईटी सेक्टर ने बूम किया है। तो ये इकोनॉमी के डाइवर्सिफाइड होने का फायदा होता है जब आप किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो अभी आज की डेट में अगर आप देखें तो हमने सर्विसेज में जो एक्सपोर्ट किया है वो $250 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा, और जो कि हमेशा सरप्लस में रहता है। और उस सरप्लस की वजह से हम जो मर्चेंडाइज में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट आता है 100 बिलियन या $120 बिलियन का, वो हम सर्विसेज के सरप्लस से हम उसको कवर कर लेते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का फायदा है। ये फायदा हमारे पड़ोसी मुल्कों को उतना नहीं है। श्रीलंका के पास उतने सेक्टर्स नहीं है, उतना डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो वो उनका ट्रेड डेफिसिट को कवर करने के लिए ऐसा नहीं है कि मर्चेंडाइज में अगर डेफिसिट हो रहा है तो हम सर्विसेज से उसको कवर कर लें। तो ये एक कमजोरी है। हिंदुस्तान के पास डाइवर्सिफिकेशन का फायदा है, जिसकी वजह से हमको नहीं लगता कि ये जो पड़ोसी मुल्कों में क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर होने वाले हैं। हाँ, अलबत्ता हुकूमत को होशियार रहना होगा। इस तरह का कोई ट्रेंड हो तो उसको फौरन टैप करना होगा और वहां पे पॉलिसी इंटरवेंशन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं डॉक्टर हिलाल नकवी साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आप इसमें एक्सपर्ट माने जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, और खासकर पॉलिटिकल उसमें भी आपका अमल दखल है। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या जो मैं अभी तक तो इधर था, मैं हमारे यहाँ बहुत सी चीजें फ्री बांटी जा रही हैं, आप उधर से फिर ला के इधर भी एक्सप्लेन करिएगा। हमारे यहाँ बहुत सी चीजें फ्री बांटी जा रही हैं हर स्टेट में, यूपी हो पंजाब हो, इन पे इतना लोन है कि आप खैर ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को, तो बताइएगा कि ये जो साउथ एशिया का क्राइसिस है ये हमारे यहाँ, वैसे डॉक्टर साहब ने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप अपनी किस नजर से देख रहे हैं इसको? जी बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब। आपको हमारी आवाज मिल रही है? साफ है, क्लियर जी है? जी मिल रही जी। देखिए, हम इसको क्राइसिस के फॉर्म में अभी नहीं कहना चाहेंगे कि हम इसको ये कहें कि साउथ एशियन क्राइसिस है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो श्रीलंका है वो एरिया ऑफ कंसर्न है। वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ पे जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है और जो अभी तक की वो जो रिकवरी का रूट होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसकी वजह से श्रीलंका में जरूर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, और ये लोकलाइज्ड है श्रीलंका तक की। ये कहीं और आसपास के जो आइलैंड्स हैं उसको कहीं नहीं हिट कर रही है, या पूरे साउथ एशिया को जो है वो हिट नहीं कर रही है। अगर हम सार्क कंट्रीज के अंदर इसको लेते हैं, जैसे आपकी जो हमने बात की उसके अंदर सार्क कंट्रीज के अगर हम सिलसिले में ले, तो अफगानिस्तान तो वो लगातार परपिचुअल क्राइसिस से गुजर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, वो लगातार किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है।
और अफगानिस्तान की ही ये सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो थ्राइव कर रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान में लगातार जो है वो फॉरेन इंटरवेंशन हो रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ी तादाद में बहुत से मुल्कों से अनहिंडर्ड जो क्या कहा जाए, लोन्स कहे जाएं, जो कहने को लोन्स थे, ऑलमोस्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, उसके साथ कोई बहुत ज्यादा रिकवरी के जो है वो नहीं था। इसके अलावा ग्रांट्स बहुत ज्यादा थी, एड बहुत ज्यादा थी पाकिस्तान के पास। तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान की प्रॉब्लम खत्म होने के बाद वो जो ग्रांट्स थी जो पाकिस्तान को मिल रही थी वो सूख गई हैं। तो वो अपने आप में एक बिल्कुल वहां पे प्रॉब्लम हुई कि, पर ये इसको हम उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है। एज इट इज देखा जाए तो पाकिस्तान कभी भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक जो है वो सार्क कंट्रीज में कोई बहुत हैसियत इस तरह की नहीं रखता था कि हम कहें कि हाँ वो इकोनॉमी को किसी तरह से बहुत ज्यादा मुतासिर करने की पोजीशन में थी। नेपाल बहुत छोटा सा मुल्क है, और नेपाल की जो अगर इंडिया के हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नेपाल का क्योंकि बॉर्डर चाइना से मिलता है और चाइना नेपाल बराबर जो है वो चाइना के साथ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो बॉर्डर्स हैं उसके पर लगातार कुछ ना कुछ वो गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं। एज इट इज नेपाल की जो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो नेपाल जो है वो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से बहुत सी सप्लाईज जो है वो इंडिया के थ्रू होती हैं। अगर आपको याद हो कुछ अरसे पहले 4-5-7 साल की बात हो रही होगी, 4-5 साल हुआ होगा, जब यहाँ से तेल वहां पे जाना था और इंडियन गवर्नमेंट का और नेपाल के बीच में ताल्लुकात नहीं बेहतर रह गए थे, तो बहुत धीरे हो गई थी और उसकी वजह से नेपाल में काफी प्रॉब्लम्स आ गई थी। जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला अगर हम कहें तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश जिस तरह से इकोनॉमिकली मजबूत होता चला गया है, और सबसे ज्यादा उसके अंदर जो कमाल की बात है वो ये कि उनका जो रुपया है, उनका जो टका है वो हिंदुस्तान के मुकाबले में ज्यादा मजबूत हो गया है। अगर हम सार्क कंट्रीज की बात करें तो सबसे स्टेबल अगर कोई करेंसी इस वक्त है तो वो बांग्लादेश की है, और बांग्लादेश की जो करेंसी में स्टेबिलिटी है उसके पीछे 2 मेन रीजंस है। और डॉक्टर साहब एक चीज मैं पढ़ रहा था, और क्योंकि हम गल्फ में बहुत बांग्लादेशी हैं और वो अच्छा बिजनेस है उनका, मुझे पता चला कि हमारे लोग बांग्लादेश में भी जॉब करने काफी लोग गए हुए हैं। मतलब पहले तो हम ये होता था कि बंगाली दिल्ली में आए हुए हैं, अब पता चला कि अपने इंडियन बहुत से लोग बांग्लादेश में ढाका वगैरह उधर काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। इस वक्त बहुत तेजी से बांग्लादेश जो है एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक फोर्स की तरह उभर करके आ रहा है, और कोविड में जब पूरा ये रीजन जो है वो बुरी तरह से इकोनॉमिकली जो है वो खराब हुआ, उसके बहुत ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़े हैं, उस वक्त भी बांग्लादेश जो है उसने बहुत बेहतर अपने परफॉर्मेंस दी है। जहाँ तक कि इकोनॉमी की फील्ड की बात करें, उनका कोविड मैनेजमेंट भी बेटर रहा है। वहां के पर कोई बहुत ज्यादा खराब हमारे पास न्यूज नहीं सुनने को आई। जबकि बांग्लादेश में भी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी हमसे ज्यादा है। हमारी पॉपुलेशन जरूर हमारी ज्यादा है, लेकिन अगर हम डेंसिटी की बात करें तो बांग्लादेश की डेंसिटी जो है वो हमसे ज्यादा है पॉपुलेशन की उसमें बात करें। तो बेशक बांग्लादेश ने बहुत अच्छा किया है। तो ये अगर हम एक ओवरव्यू लेकर के देखें तो इसके अंदर हम जो क्राइसिस की बात करें तो उसमें हर जगह अगर कोई एक कॉमन थ्रेड चलता है, अगर हम इसको फिर से एक दफा पूरा इसका रिव्यू करें तो कॉमन थ्रेड क्या चलता है? श्रीलंका में जिस तरह से वहां पर सिन्हालीज को लेकर के और तमिलियंस को लेकर के जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट था, और जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इस कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे रही थी। वहां पर बहुत ज्यादा जो सेक्टेरियन जो डिफरेंसेस थे उसमें भी गवर्नमेंट जो है वो एक पार्टी बन रही थी। वहां पे एक अनरेस्ट हो रहा था। हर कोई ये देख रहा था कि ये जो कंटिन्यूअस अनरेस्ट है ये कभी फिर से हो सकता है, और इनका पास्ट भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग सब लोग जानते हैं बहुत लंबे अरसे से जो तमिल इलम था वो लगातार लड़ाई करता रहा और वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस रहे हैं। अब फिर हम ऊपर इधर आए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आए, फिर से वहां पर भी हम बिल्कुल एग्जैक्टली यही पोजीशंस देखते हैं कि वहां अफगानिस्तान में लड़ाई जो है वो बाहर उससे हो रही थी। पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहां पर भी इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोसाइटी में डिवीजन करते हैं, जो अनरेस्ट फैलाते हैं, वो बहुत तेजी से अपना सर उठाते चले गए। और उसमें इमरान खान साहब की चाहे अगर हम बात करें और चाहे वहां के हम
फोर्सेस की बात करें जो कि मेन प्लेयर होता है, उन लोगों ने भी उसे जो है कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए। अफगानिस्तान में नहीं आ सकते थे, श्रीलंका में नहीं आए क्योंकि वहां पर जिस तरह से आपसी इख्तलाफात थे, पाकिस्तान में इसी तरह की पोजीशन हो गई तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आए। नेपाल जो है वहां पे कभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आए, वो दैट इज अ वेरी स्मॉल कप टू होल्ड एनी सच काइंड ऑफ बिग इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल। बांग्लादेश देखिए बहुत ही पीसफुल रहा, वहां किसी तरह के कोई भी इस तरह के हमको कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं सुनाई दिए, तो वो बहुत तेजी से ब्लूम कर गया। तो देखिए ये भी एक कॉमन थ्रेड जो है वो चारों तरफ चलता है। अब फिर एक और कॉमन थ्रेड देखते हैं कि वो चारों तरफ चलता है, उसके बाद हम हिंदुस्तान के उसमें बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट में, कि हर जगह चाहे इसके बात करें, हम श्रीलंका की बात करें, वहां पे क्या था कि वहां पे एक हीरोइज्म की उनके अंदर चाह थी। जो वहां के प्रेसिडेंट है वो अपने आप को एज अ हीरो प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे। वो एज अ हीरो ये बताना चाह रहे थे कि हमने सारी फार्मिंग चेंज कर दी, हमने सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दी है, अब जो भी निकलेगा यहाँ से ऑर्गेनिक सामान निकलेगा, हम सारी दुनिया में जो है वो ऑर्गेनिक सामान भेजेंगे। वो प्रोडक्शन उस तरह से हो नहीं पाया क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग आज की तारीख में पूरा का पूरा बदल देना, ग्रेजुअली आप उसको इंट्रोड्यूस करते चले जाएं वो ठीक है, पर आप हीरो हैं, ओवरनाइट आप सारा सब बदल देंगे, ओवरनाइट आप सब कुछ जो है वो ठीक कर देंगे, तो ये होता नहीं है। तो उन्होंने वो बहुत बड़ा गैम्बल किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वहां लाए। उसकी वजह से उनकी जो एक्सपोर्ट था, चाय का एक्सपोर्ट था, वो गिरा। वहां इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से टूरिज्म जो है वो कम हुआ। कोविड की वजह से टूरिज्म के ऊपर और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में चाइना जहां इन्वेस्ट किया तो चाइना ने वो अपनी वहां पे हेजमनी बना ली, वहां पे श्रीलंकन जाकर के कुछ कर नहीं सकते। वो जो चाइना ने पोर्ट बनाया है, जो चाइना ने अपना वहां के ऊपर सेटलमेंट्स दिए हैं, वहां वो पूरी तरह से चाइना के ही कंट्रोल में, तो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा जो है वो श्रीलंका को इकोनॉमिकली अभी तक की नहीं हुआ है। अब आगे चल करके जब वो पूरी तरह से प्ले करेगा तो उसके अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा तो हमको देखने को मिलेगा उसमें। तो देखिए क्या हुआ, ये सारा सब वो फिर फ्री बीज बांटना शुरू कर दिया कि साहब ठीक है, हम जो है वो आपको मुफ्त में सारा सबको सामान देंगे। टैक्सेस जो है उसको कम कर दिया। टैक्सेस कम करना जो है उसकी वजह से जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं वो धीरे धीरे सूखते चले गए। एक्सपोर्ट आपका हो नहीं रहा था, टूरिस्ट आपके पास आ नहीं रहे थे, डिमांड आपके यहाँ जनरेट नहीं हो रही थी, सप्लाई लाइन जो है वो आपकी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसके पर आपने टैक्सेस को भी कम कर दिया, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यूज कहाँ से मिलेंगे? जाहिर सी बात नहीं मिल रहा था रेवेन्यूज। अब आप इसी तरह से अगर पाकिस्तान में आए तो एग्जैक्टली मोर और लेस सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में भी हो गई थी। वहां पर भी टैक्सेस जो है वो जितने लगाए जाने चाहिए थे वो टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो वहां के ऊपर इनकम टैक्स जो है वो एक मजाक है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ही नहीं इनकम टैक्स लोगों का। इनडायरेक्ट टैक्सेस से आप कितना वहां से वसूल कर पाएंगे? बहुत कम वहां के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस को ले सकते हैं। उनकी भी इकॉनमी जो है वो बुरी तरह से चरमराती चली जा रही थी उसमें। इमरान खान जो है वो उनके पास तजुर्बा जो है वो नहीं था और ना ही उनके पास वो टीम थी जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसी तरह से ला पाए। उनको एक बहुत सीधा सा दिख रहा था कि वो किसी तरह से ग्रांट्स जो है वो ज्यादा ज्यादा पा जाए। पहले वो उसके अफगानिस्तान के नाम के ऊपर पाकिस्तान को लगातार ग्रांट्स मिलती रही और वो ग्रांट्स मिलना बंद हो गई, तो उनके हालात जो है वो बिल्कुल खराब होते चले गए। तो अब जहां जहां भी मुल्कों ने जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने आप को जो है वो एकदम से चेंज किया पॉलिसीज को, वो पॉलिसीज जो है वो आपके साथ जाती हैं या नहीं जाती हैं उसको नहीं देखा, तो डेफिनेटली उसके एडवर्स इम्पैक्ट होंगे। अब हम भारत में आ जाते हैं कि भारत की क्या पोजीशन है। देखिए पाकिस्तान में अगर खराब हो जाता है, पाकिस्तान की इकॉनमी गड़बड़ाती है, तो भारत के पास ज्यादा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जैसे बांग्लादेश से एक जमाने में जबरदस्त माइग्रेशन इंडिया में हो रहा था, काम की तलाश में लोग आ रहे थे, तो वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो बांग्लादेश की तरफ से आए थे, तो हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से भी आना शुरू हो जाए, क्योंकि हम लोग के बॉर्डर्स जो है बहुत ज्यादा पोरस हैं, उसको बहुत ज्यादा रोका नहीं जा सकता है। उसके अलावा हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा ट्रेड नहीं है, कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, और जो ट्रेड है वो लगातार चलता रहा है। जब बहुत खराब सिचुएशन हो गई उसके बावजूद भी ट्रेड होता रहा है, और इंडिया के कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी पाकिस्तान में नहीं है। एनर्जी सेक्टर में थोड़े इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली किए गए हैं, लेकिन अदरवाइज कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पाकिस्तान में इंडिया ने नहीं किए हुए हैं। तो इस वजह से अगर पाकिस्तान की इकॉनमी खराब होती है या गड़बड़ाती है तो उससे इंडिया पर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्ट इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ना है। एक दफा जब हम ग्लोबलाइज करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन के बाद कहीं भी इस तरह की कोई इकॉनमी गड़बड़ाती तो कुछ ना कुछ उसका असर जो है वो हमारे भी आता है, पर उसको हम कोई मेजर इंपैक्ट नहीं कह सकते। यही बात श्रीलंका के साथ भी सच है, यही सच जो है नेपाल के साथ भी है। बांग्लादेश के साथ जरूर हमारे ट्रेड जो है वो अच्छे हैं, खास करके जो हमारे कपड़े हैं
कॉटन की अगर हम बात करते हैं या जूट के जो प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा बांग्लादेश से आया है। और लगातार जो आपने कहा ना कि यहाँ के लोग बांग्लादेश में काम करने जा रहे हैं, तो वो जो है वो ज्यादातर इसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जो इससे क्लॉथ की इंडस्ट्री है या गारमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या गारमेंट इंडस्ट्री है, इससे ही ज्यादातर लोग वहां पर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश के साथ डेफिनेटली हमारे अच्छे रिलेशन है। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ाना शुरू हो गई थी जिस दिन हमने अपना डिमोनेटाइजेशन किया था। उसी दिन हमारी इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ा गई थी, और वो भी एक ओवरनाइट आपने जो है ऑल ऑफ अ सडन एक फैसला ले लिया था। वो फैसला जो है वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी अपनी दिक्कतें थी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा। हम उससे निकल भी नहीं पाए थे कि हमने जो है वो एक टूटा फूटा जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट किया। तो क्या हुआ, वो लगातार 2 साल में जो 2 शॉक दिए गए हैं हमारी इकोनॉमी को, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ा गई थी। और कोविड से पहले ही अगर देखें तो हमारी इकोनॉमी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही थी। वो जो डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही थी, वी वर हिटिंग समवेयर अराउंड 4%। हम 4% के आसपास आ गए थे, और कहाँ हम जब शुरू हुए थे 7%, 8% थे, और ये उम्मीद कर रहे थे कि ये ग्रो करेगी 9% और 10% का। वो उससे भी नहीं निकल पाए, तभी कोविड आ गया। कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमी और ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ गिर गई है। और अभी हम जो है वो कोविड से पूरी तरह निकल नहीं पाए हैं कि स्टेट्स के इलेक्शन से, और वहां के पास जो मुफ्त सामान दिया जा रहा है, ये कहाँ से मुफ्त दिया जाएगा। देखिए, कोई भी चीज मुफ्त नहीं आती है, हर चीज की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। एज एन इकोनॉमिस्ट हमारा ये मानना है कि देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। इवन हवा जो आप सांस लेते हैं, ये भी मुफ्त नहीं आती है। जब आप सांस लेते हैं तो आपको एक सांस छोड़नी पड़ती है। बगैर आप एक सांस छोड़े हुए सोचे कि सिर्फ सांस लेते रहे, तो वो नहीं होता है। तो हर चीज का आपको कॉस्ट तो पे करनी पड़ती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना कॉस्ट हो। तो जो चीज मुफ्त कही जाती, वो सबसे ज्यादा महंगी होती है। और वो किसके ऊपर जाकर के उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसके ऊपर टैक्सेस, जो टैक्स पेयर्स है उनके पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स पेयर से उनके पास पड़ता है, उनको जो सर्विसेज मिलनी चाहिए, जो उन्होंने टैक्स पे किया है, वो उनको नहीं मिल पाते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो तेजी से बढ़ाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, हर जगह इनडायरेक्ट टैक्सेस को नहीं बढ़ाया जा सकता है। जीएसटी के जरिए से बहुत ज्यादा आप मॉप अप नहीं कर सकते रेवेन्यूज को, तो फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं। जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जाते हैं तो उसका कास्केडिंग इम्पैक्ट होता है, उसकी वजह से जबरदस्त इन्फ्लेशन हो रहा है। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में जो इन्फ्लेशन है वो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड। मांग की वजह से जब इन्फ्लेशन होता है तो दैट वी कैन से कि हाँ ठीक है, कुछ दिनों के लिए, एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ हेल्दी इन्फ्लेशन, क्योंकि सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो जो हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। यहाँ पर जो है वो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन नहीं है, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, उसकी वजह से इन्फ्लेशन है। और लोगों के पास पैसा नहीं है, दे आर नॉट डिमांडिंग। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से हमारे जो है वो चीजों के दाम बढ़ गए। यहां पर प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। अगर प्रॉफिट बढ़ गया होता तो भी होता कि भाई चलिए ठीक है, एब्नॉर्मल प्रॉफिट्स के ऊपर काम कर रहे हैं आज लोग, नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वो भी किसकी वजह से, पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स की वजह से। पेट्रोलियम उसके प्रोडक्ट्स की वजह, जो कॉस्ट बढ़ी है वो इंटरनेशनल जो रीजन से उसकी वजह से भी बढ़ी, और साथ ही साथ हम जो टैक्सेस उसके ऊपर लगाए हुए वो बहुत हैवी टैक्सेस कर रहे हैं। और गवर्नमेंट कहाँ से पूरा करेगी, कहाँ से मुफ्त में गेहूं बांटेगी, चावल बांटेगी, दाल बांटेगी, अब कहीं कहीं स्कूटी बांट दें, कहीं मोबाइल फोन बांट दें, कहीं लैपटॉप बांट दें, टैबलेट्स बांट दें। तो ये सारी सब चीजें जब बांटी जाएंगी तो गवर्नमेंट को उसके लिए पैसा चाहिए है। रेवेन्यूज कहाँ से आएंगे, टैक्सेस से ही आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं अब मुशरान साहब के पास जाऊंगा। ये स्पेशलिस्ट हैं, बैंकर हैं, आईटी के वो हैं, एक जमाने में सीईओ रह चुके हैं और इकोनॉमिस्ट हैं। मुशरान साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना आपको, बताइएगा जरा कि हमारे कंट्री पे क्या असर होगा इसका। बस यहीं तक रहिए। हाँ नमस्कार। नहीं, आई विल टच सर्टेन पार्ट्स जो लोगों ने कहा है। सो साउथ ईस्ट एशिया में जस्ट फाइनली टच करेंगे। श्रीलंका की पॉपुलेशन 2.25 करोड़ है। उसका जीडीपी में जो डेट रेशियो है which has gone 35%, which is the biggest thing. Their production has stopped. Their balance of payment उनकी बिल्कुल एडवर्स हो गई थी, और जिसके कारण उनको ये फाइनेंशियल क्राइसिस उनके सामने आई।
वही पोजीशन नेपाल की थी। आई विल स्विच ओवर, आई विल नॉट डिस्कस टू मच ऑफ श्रीलंका। लोगों ने बताया है, फिलीपींस वगैरह भी गए थे। नेपाल में भी ये हुआ। नेपाल में भी उनको आइटम को उन्होंने कैंसिल कर दिया, लग्जरी आइटम्स उन्होंने बंद कर दिए हैं, LIC लेटर ऑफ क्रेडिट उन्होंने बंद कर दिया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां पे भी क्राइसिस है। कमिंग बैक टू इंडिया, मैं यहाँ की बात करता हूँ कि हिंदुस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हमारे पास 6,64,75 करीबन बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज है। द सिचुएशन विच वी हैव टू से इज, जो हमें देखनी है, हिंदुस्तान के अंदर 25 श्रीलंका आ जाएंगे। हिंदुस्तान का एक देश एक श्रीलंका के बराबर है। हमें वो चीज देखनी है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों को लगा दें। बांग्लादेश को मैं थोड़ा सा अलग रख रहा हूं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान उनसे बड़ा है। ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है कि जो बढ़ रही है। मैं इसलिए कहूंगा कि हिंदुस्तान में सिचुएशन है जो किसी ने, हमारे मित्रों ने टच नहीं करी, कि यूपी का जो मेरा स्टेट है, जो स्टेट की हालत है, यूपी के स्टेट पे इस समय 6,11 करोड़ 6.11 लाख करोड़ का डेट है यूपी पे। पंजाब पे 2.42 लाख का डेट है। गुजरात पे 3.93 लाख का डेट है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं, 2.42 इज इक्वल टू 50% ऑफ द GDP। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 35% GDP डेट रेशियो था श्रीलंका का और उसकी हालत खराब है, तो पंजाब, गुजरात, यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स में जो डेट की सिचुएशन है, उसको अगर हम नहीं देखते हैं, अगर हम ये देखते हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट किस रेट में गिर रही है, विच हैज क्रॉस 25%। हमारा रूपी किस स्टेट से डिवैल्यू हो रहा है, विच इज क्रॉसिंग 100 रुपीज फॉर GBP, पाउंड स्टर्लिंग का। मेरा इस समय पेट्रोल पे टैक्सेशन 85-90% के ऊपर पहुंच चुकी है। पहले मानते थे 115 का क्रूड था, आज की डेट में क्रूड 98 का है आज का, अगर मैं रेट करूं। मगर आज की डेट में भी मेजर स्टेट में 105 रुपए है पेट्रोल। सो इन सारी चीजों को मैं सब संस्कृत में जा रहा हूं, ज्यादा फिगर्स मैं नहीं शेयर कर सकता था, अगर टाइम मिलता तो देखते। तो अगर हम सब चीजों को देखते हैं, तो इस समय बाहर के क्षेत्र से, इंटरनेशनल से मुझे कोई डर नहीं है। इंडिया का ट्रेड अगर श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल चारों का मिला दिया जाए, तो टोटल एट अमाउंट्स टू लेस देन 10%। तो उससे मेरी इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान आज वॉश आउट हो जाता है, बांग्लादेश वॉश आउट हो जाता है, नेपाल वॉश आउट हो जाता है, मेरी इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है सऊदी अरेबिया के कारण, चाइना के कारण, अमेरिका के कारण और जापान के कारण, जिनसे हमारा मेजर ट्रेड है। सो ये चीजों में डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान में सिचुएशन इस समय श्रीलंका से भी खराब है, नेपाल, पाकिस्तान से भी खराब है। वो इसलिए क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया इज ए रिपब्लिक स्टेट, और जो मेरे जितने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सारी इस तरह इतनी ज्यादा 35 से 50% GDP उनका डेट में गया हुआ है। आज की डेट में अगर इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज डेट कहता हूं तो वो 25% डेट पे है। ये चीजें हमें देखनी है कि इस समय हम कहां खड़े हुए हैं, किधर खड़े हुए हैं, हमारा डेट रेशियो कितना है। क्योंकि अगर ये विशेष सर्किल फंस जाता है और पेमेंट डिफॉल्ट करती है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि वो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट अमेरिका, चाइना सब पे पड़ेगा। सो ये कहने की बात बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान का सिचुएशन, इंडिया की जो सिचुएशन है वो इंटरनल डेट के कारण बहुत खराब है। इंटरनल स्टेट्स आर इन अ वेरी डायर स्टेट्स। यूपी 6,11,000, जो मैं फिर से कह रहा हूं, पंजाब 50% GDP उसका डेट में है, गुजरात का 40% जो GDP है, जो रेवेन्यू करता है, वो डेट में है। मेरी प्रोडक्शन डाउन हो रही है, मेरे एक्सपोर्ट्स लोग कह रहे हैं ऑल टाइम हाई है, मगर मेरे इंपोर्ट्स ऑल टाइम हाई भी हुए हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में फर्क हुआ है। अगर मेरे एक्सपोर्ट्स 34% बढ़े हैं तो मेरे इंपोर्ट्स 65% बढ़े हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पहले $1.5 बिलियन थी, अब वो $2.5 बिलियन से ऊपर चली गई। ये सारे फैक्टर्स भी हमें देखने पड़ेंगे एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए इफ वी आर सीइंग इंडिया इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिकल स्टेटस, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटस और इकोनॉमी दे आर ग्लव इन हैंड। अगर इकोनॉमिकली मैं शटर हूंगा तो पॉलिटिकली मैं स्टेबल नहीं हो पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों ने हमें वक्त दिया, उसके लिए मैं तमाम आप जितने भी हमारे गेस्ट हैं उन सबका मैं दिली
शुक्रगुजार हूँ, ममनून और मशकूर हूँ। और उम्मीद है डॉक्टर साहब आप दोनों लोग और मुशरान साहब हमारे रेगुलर, हम बुलाते हैं तो आते हैं, हमारे पास टाइम देते हैं, फाइक साहब भी, और डॉक्टर अयूब साहब आपका और डॉक्टर हिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुस्कान साहब और फाइक साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने वक्त दिया। अगले हफ्ते तक खुदा हाफिज एंड जय हिंद।